नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं। सबसे पहले खबर कासगंज से, जहां पर नदरई नहर में बड़ा हादसा हुआ। 9 युवक नहर में डूब गए। 4 युवकों को निकाला गया है, लेकिन 5 युवक लापता है, उनकी तलाश जारी है। ईद के मौके पर ये घूमने आए थे। ये सभी दोस्त हैं। स्टीमर से गोताखोर इनको तलाशने में जुटे हुए हैं। कोतवाली सदर क्षेत्र के नदरई का ये मामला है। नदरई नहर में 9 युवक जो कि आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं, ये सभी ईद के मौके पर घूमने आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि तभी ये सभी धार की चपेट में आ गए, नदी की धारा की चपेट में, और नहर में एक एक कर 4 युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन 5 अब भी लापता हैं। उनकी तलाश चल रही है। गोताखोर इन 5 युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। कासगंज के नदरई नहर का ये मामला है और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए जैसे ही उन्हें हादसे की खबर मिली। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। फिर क्या हुआ? फोटो खींचने गया हम दो, अभिषेक और मैं फोटो खींच रहा था पलंग, तो इनने बुलाया था, मैं सलमान ने फोन करके तो ज्यादा, और फिर बाबा अभिषेक ने भी कपड़े उतारे, वो भी नहाने लग गया इसमें। तो जहाँ इसमें 5 लौंडे नहा रहे थे, तो एक तो लग रहा आया, तो एक लग रहा 4, एक जा रहा था उसमें बचाने के लिए, तो 4 चले गए। कितने लोग डूबे हैं इसमें? 5 लोग डूबे हैं। देखिए, अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर कुछ बच्चे नहाने के लिए आए थे और इनकी उम्र 14 से लेकर 22 साल तक की है, और अभी तक 4 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू हो चुके हैं। 5 बच्चों के डूबने की सूचना है, और हमारी जो फ्लड पीएसी की रेस्क्यू टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला रही है। स्थानीय गोताखोरों को भी यहाँ पे लगाया गया है। मैं और जिलाधिकारी महोदय यहाँ मौके पर मौजूद। अजयेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजयेंद्र, इस वक्त की क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है? मैं आपको बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब 4 घंटे से लगातार पीएसी के गोताखोर 2 जो स्टीमर से लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। क्योंकि अब अंधेरा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि अब जो है रेस्क्यू है वो समापन की ओर है, समाप्त हो जाएगा। और कल सुबह करीब 6 बजे दोबारा से रेस्क्यू चलाया जाएगा। क्योंकि अभी 5 जो बच्चे हैं किशोर, उसमें कुछ किशोर भी हैं, कुछ युवक भी हैं, कि उनकी उम्र 14 से 22 साल के बीच बताई जा रही है कि अभी किसी का भी कोई बाहर सब नहीं मिला है। अजयेंद्र, क्या ये सभी आसपास के रहने वाले हैं? नहर क्या बहुत गहरी है? क्या पानी की धारा बहुत तेज है? हादसा कैसे हुआ आखिर? जी, मैं आपको बता दूं, ये सभी जो लोग 9 लोग जो थे एटा के रहने वाले हैं, इसमें सभी लोग यहाँ जो दोस्त आपस में दोस्त थे। यहाँ नदरई पे एक्वाडक्ट है जो पिकनिक पॉइंट माना जाता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। नदी के ऊपर होके 2 नहरें निकलती हैं, तो एक्वाडक्ट बना है, उसी पर लोग घूमने आते हैं। वहीं कुछ लोग फोटोग्राफी भी बताया कर रहे थे। उसके बाद कुछ युवक जो है इसमें नहर में नहाने के लिए उतर गए, तो जब लोग डूबने लगे तो उसको बचाने के लिए भी 2 लोग और गए। ऐसे कर करके 9 लोग अंदर चले गए, लेकिन उसमें से 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने तो बचा लिया, लेकिन 5 लोग अभी भी लापता हैं। ठीक है अजय, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अब इन 5 को तलाशना मुश्किल हो गया है। इधर मैनपुरी नहर में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए, जिनमें से 2 युवकों की मौत हो गई, एक को अस्पताल ले जाया गया। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन युवकों को बाहर निकाला। तीनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित किया। दन्नाहार क्षेत्र के जोहरी नगर के नहर का ये मामला है। आज बड़ी दुख देनी घटना है। इसमें 2 बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से कम ही होगी, दोनों बच्चे नहर में डूब करके ख़त्म हो गए। दोनों की दोस्ती थी, दोनों साथ नहाने आए। वहाँ पर 3 थे, 2 बल्कि 3 लड़के थे, 2 नहाने आए। तो एक लड़का पहले जो नगला दशरथ का है, वैसे वो अपनी नंसार में नगला बल्लभ में आया था, उसके नाना जी खत्म हो गए, तो उनकी देख ली थी। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां पर एक सोसाइटी में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि एक फ्लैट में एसी में आग लगी, जो बढ़ती चली गई, विकराल रूप धारण कर लिया आग ने। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाई राइजेस सोसाइटी में आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है, जब आग लग जा रही है। आज जो आग लगी है जिसे बुझा लिया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। एसी में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ।
अगली खबर बिजनौर से, जहां वन विभाग ने एक गुलदार को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया। गेहूं के खेत में गुलदार की चहलकदमी की सूचना मिली थी वन विभाग को, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। गुलदार को रेस्क्यू किया गया। 3 स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम का एक अधिकारी जख्मी भी हो गया। इस दौरान कई घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार पर काबू पाया जा सका। पीलीभीत के थाना जहानाबाद के निसरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। डंपर ने 3 बाइकों में टक्कर मार दी। 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में बताया जा रहा है कि ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे बाइक सवार, उसी वक्त यह हादसा हुआ। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाया, खूब हंगामा काटा। इधर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ एक मंच पर नजर आए। ईदगाह कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दोनों विपक्षी नेता एक साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। इस दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भी कई बड़े नेता मौजूद थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी कार्यक्रम में नजर आए। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयां देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है। और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में प्रचार कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में उस पार्टी के साथ है जिन लोगों ने संविधान को जलाया। साथ ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर यह हमला भी किया कि राहुल जब अमेठी के सांसद थे तब उन्होंने कोई काम नहीं किया। कस्में खाते हैं लोकतंत्र की कांग्रेस वाले। तमिलनाडु में उसका समर्थन लिया जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जलाया, सनातन धर्म को गाली बकी, उसका समर्थन लिया। और आप सबने देखा होगा, मैं कुछ दिन पहले वायनाड गई थी, मैं भी जानना चाहती थी क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। इधर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महंगाई और किसानों की बदहाली समेत तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं, जहां उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिंपल यादव जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, चुनाव शुरू हो गया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं समझती हूँ कि जो मुद्दे हैं वो जनता समझ रही है क्या मुद्दे हैं।
जहां भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, किसानों की बदहाली मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इस बीच बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें वो जीतेगी और पूरे देश में बात करें तो 400 पार का दावा किया जा रहा है। मैं समझती हूँ सभी इंडिया जो गठबंधन है, साथ में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, हर स्टेट में वो कड़ा मुकाबला दे रही हैं भाजपा को, और कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है इस बात को, घबराई हुई है। अब मैम, आप न सिर्फ मैनपुरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं, क्या लगता है मैम कि क्या कहाँ पर चूक हो रही विपक्ष से जो बीजेपी को मात नहीं दे पा रहा? आप देख लेंगे कि विपक्ष से चूक तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह सीबीआई का और ईडी का प्रयोग कर रही है, और हमने देखा और पूरे। और डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का दावा है कि मैनपुरी में इस बार कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसे अपना गढ़ कहती है वो गढ़ इस बार ध्वस्त हो जाएगा। ऊपर विश्वास प्रकट करते हुए मैनपुरी ऐसे जो किले को जो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है उसको ध्वस्त करने का जिम्मा दिया है। निश्चित रूप से अब वो किला ढहेगा। इससे पहले भी मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र भी इनका किला रहती थी, जिसको ढहाने का काम 2022 में जयवीर सिंह ने किया और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी देश और प्रदेश के लोक कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, देश और प्रदेश का विकास और प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत अग्रसर है, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर भारत अग्रसर है। उसी का परिणाम है कि आज भारत की पूरे देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए 80 की 80 सीटें जिताने का मन बना रही है। और निश्चित रूप से उसी में मैनपुरी 80 में शामिल है। मैनपुरी पे इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। और संभल से एसपी प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क इस बार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और इसी के सहारे चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। साथ ही दावा है बर्क का कि 99% मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है। जो हथकंडा बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है हमेशा फूट डाल कर राजनीति करने की रही है, और वो जो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के तो वो खुले दुश्मन है। वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव समाज हो, जाटव हो, ओबीसी हो, सबके साथ में उनका जुल्म ज्यादा अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही वजह इस वक्त जनता जो है उनको जवाब देकर के करारी शिकस्त देने का भारतीय जनता पार्टी को काम करेगी। और रही बात मुसलमानों के बीजेपी में जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है 1-2-1-8% है। वहीं मथुरा में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में बीजेपी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों को पहले पेट की रोटी और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि मंदिर की। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है अगर हमारे माँ बाप सड़क पे भूखे घूम रहे हैं। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हम अपनी इज्जत से अपना सर उठाकर नहीं जी सकते। पहला धर्म हमारा रोजगार है, पहला धर्म हमारी शिक्षा है, पहला धर्म हमारा रोजगार है। सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी दावा करती है कि वो राम को लेकर आई है, जबकि राम तो विश्वास है, राम मन की आस है। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें हरिद्वार के वीआईपी घाट। ब्रेक के बाद खबर चित्रकूट से। चित्रकूट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के ठिकाने पर छापेमारी की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। भरतकूप थाना क्षेत्र के डंडिया मजरा के पहरा गांव का ये मामला है। आरोपी चुन्नीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 बने अवैध तमंचे, 3 अधबने तमंचा और 7 कारतूस जब्त की गई है।
बाकी और अवैध शस्त्र फैक्ट्री को बनाने के लिए भट्ठी और खराद की मशीन आदि जो है मिली है, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कितने वर्षों से संचालित की जा रही थी? ये पूछताछ में बता रहा है कि चोरी छिपे लंबे समय से करता रहा है और बाकी और अभी जो है विवेचना में जो इसने तथ्य बताया है वो जो है उनको तस्दीक करके और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोबाइल टावर से RRU यूनिट चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। 40 RRU यूनिट, 6 मोबाइल फोन और 2 कार बरामद हुई है। बरामद RRU की अनुमानित कीमत लगभग 1,50,00,000 रुपए है। पीछे हो जा। RRU के चोरी हो जाने के बाद नेटवर्क की समस्या, कॉल ड्रॉप की समस्या शुरू हो जाती है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन होगा। RRU के खोलते थे वो उपकरण बरामद हुए हैं, उनके मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इसमें अभी तक की जो जानकारी हुई है उसके अनुसार ये लोग मुस्तफाबाद में ये सामान जो कि एक बड़ा कबाड़ी है उसके यहाँ ये लोग बिक्री करते थे। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर में सोमपाल नाम के फर्जी SDM को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध बोलेरो को पुलिस ने रोका। बोलेरो गाड़ी के आगे पीछे शीशे पर SDM और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। गाड़ी चला रहे शख्स ने गाड़ी के कागजों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने उनसे सवाल किया, पुलिस ने गाड़ी को सीज करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। इधर लखीमपुर खीरी में गेहूं की पकी फसल में आग लग गई। तकरीबन 8 बीघा से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल राख हो गई। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में ग्राम दिलावरपुर में गेहूं के खेत में आग लगी। इधर कानपुर के महारपुर के डोमनपुर गांव में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। हवा के बहाव की वजह से आग और तेजी से फैलती चली गई और कई झोपड़ियों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव की कई झोपड़ियां जल गई। गांव वालों ने आनन फानन में ट्रैक्टर से खेत और झोपड़ियों के बीच में खड़ी फसल को जोतकर और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फायर ब्रिगेड की टीम बहुत देर से पहुंची, जिसकी वजह से गाँव वालों में नाराजगी भी रही। जलती हुई झोपड़ियों से सामान निकालने के दौरान एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन किए। नवरात्रि के तीसरे दिन सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान आकाश अंबानी भी उनके साथ मौजूद थे। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं।